तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि इसी को कहा जाता है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन यानी ITF, इसको आज हम लोग बिल्कुल शुरू से लेकर के और अंत तक बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको समझते हैं। तो लिखा जाता है जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर x हो तो इसको अगर इन्वर्स में बनाया जाए, इन्वर्स किया जाए, अगर साधारण तौर पे समझें तो इसको लिखने का तरीका है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। ठीक है, मतलब इसी को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, यानी कि ये हुआ इन्वर्स, इसको बोला जाता है साइन इन्वर्स x। साइन इन्वर्स x क्या बोला जाता है? साइन इन्वर्स x कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर हो साइन π/4 इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इसी को अगर हम लोग इन्वर्स में लिखें, इसको इन्वर्स के रूप में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं π/4 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/√2। कहने का मतलब 1/√2 जो है, साइन इन्वर्स 1/√2 जो है, यह एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। यह एक कोण को बताता है कि साइन इन्वर्स 1/√2, जैसे ही कोई भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा तो वह कोण को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से साइन इन्वर्स 1/√2 को हम π/4 बोलेंगे। जैसे फिर से जरा एक एग्जांपल समझते हैं। tan π/6 या tan π/3 इज इक्वल टू होता है √3। तो वी कैन राइट दैट tan √3 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, tan इन्वर्स √3 इज इक्वल टू, जैसे कि इसको इन्वर्स में लिखा जाएगा तो लिख सकते हैं वी कैन राइट π/3, मतलब यह एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन यानी कि जैसे कि हम लोग इसको साइन थीटा है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इन्वर्स में लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा। उसी प्रकार से साइन π/4 को हम लिख सकते हैं इन्वर्स के रूप में कि साइन इन्वर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4, और उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं tan π/3 इज इक्वल टू √3, दैट मीन्स tan इन्वर्स √3 इज इक्वल टू π/3। तो जरा इसको और आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि यह जो है किस प्रकार का फंक्शन है। सबसे पहले आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में मतलब जितने सारे भी रेशियोज हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, वह होते हैं साइन के किस एंगल पे और भी जो मान है 1/2 दे सकता है। जरा देखते हैं, खोजते हैं। तो यह हो सकता है 1/2 और किसका, साइन पर किसका मान होगा, तो यह हो जाएगा 5π/6 पर। कैसे? अच्छा, इसको वन बाई टू होगा। और यह किस प्रकार से होगा, जैसे कि आप लोग 11th में देखे होंगे कि यह कैसे होता है। जैसे हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, यह π/4 हो गया, यह -π/4 हो गया। अगर मान लीजिए कि एंगल इस साइड से जा रहा है तो पॉजिटिव, और इस साइड से अगर हो रहा है तो निगेटिव होगा, यह पता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यह किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। सबसे पहली बात है कि यह 5π/6 को इस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो यह हम क्या लिख सकते हैं, साइन π - π/6, यह क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट।
और सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसका वैल्यू 1/2 होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जानते हैं साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव, इस प्रकार से आप लोग पहले से जानते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या अगर इसको इन्वर्स में हम लोग लिखें, जैसे कि इसको अगर हम लोग इन्वर्स में लिखें तो हम देख रहे हैं कि साइन इन्वर्स 1/2 के लिए दो पॉसिबल वैल्यू है। कौन कौन? π/6 और 5π/6, दो पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन फंक्शन यह कहता है कि अगर आप लोग जानते हैं पहले से कि अगर एक फंक्शन है ए से बी में, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन अगर है तो फंक्शन का डेफिनेशन यह कहता है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ यूनिक इमेज इन बी। मतलब कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज होता है। ठीक है, इसका मतलब समझें। एक उदाहरण आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि एक ए सेट है, दिख रहा है, एक इधर में हम इसका मैपिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए का बी में, जैसे कि इसको इमेज कहते हैं, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन होगा और ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक इमेज होगा, यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब हो गया एक और केवल एक, यानी कि अद्वितीय इमेज। अद्वितीय का मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। ठीक है, तो इधर इमेज है, किसका इमेज? तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज। तो इस प्रकार से यह फंक्शन होगा। ठीक है, प्रत्येक का यानी कि छूटना भी नहीं चाहिए और प्रत्येक का होना चाहिए, यानी कि इसका भी अगर मान लीजिए 1 2 3 दे दें और ए और बी दे दें तो हम देख रहे हैं एक का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का भी इमेज बी है, लेकिन 2 का इमेज एक ही है जो कि बी है, 3 का इमेज भी एक ही है, वो है बी, यानी कि एक और केवल एक इमेज है ये, यानी कि यूनिक इमेज हुआ। जैसे कि यह फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए 1 2 है और यहाँ पे ए बी सी दे दें, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। और मान लीजिए कि यह ऐसे हो गया और इस प्रकार से देखिए, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है लेकिन यूनिक इमेज नहीं है। यहाँ पे देखने से पता चलता है कि यूनिक इमेज नहीं है, मतलब 2 का बी में 2 इमेज है। अगर यह ए हो और यह बी हो तो हम देख रहे हैं कि एक का तो यूनिक इमेज है लेकिन 2 का यूनिक इमेज नहीं है, 2 इमेज है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे हो रहा है कि एक फंक्शन है, यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और इसमें एक मान लीजिए कि यह ए है और यहाँ पर बी है। ध्यान देना है, यह जो होता है यह इनपुट होता है एंड दैट इज आउटपुट। तो इसी को कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक 1/2 इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 2 मान और भी मान हो सकते हैं, जैसे कि इसका मान हो सकता है 7π/6, जैसे कि इसका मान हो सकता है 9π/6, यानी कि 9π/6 को अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 3π/2, कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस तरह से और भी मान हो सकते हैं, केवल इतना ही मान नहीं है, और भी मान हो सकते हैं, जो कि यह बताता है
कि साइन इन्वर्स 1/2 के लिए, मतलब साइन इन्वर्स यानी इन्वर्स फंक्शन के लिए जब 1/2 इनपुट है तो इसका आउटपुट बहुत सारा है, मतलब यूनिक इमेज नहीं है, बहुत सारा इमेज हो गया यहाँ पे। जो कि इमेज हम देख रहे हैं किस रूप में, यानी कि पहला इमेज देख रहे हैं 5π/6 के रूप में, 5π/6 के रूप में, और भी बहुत सारा इमेज है यहाँ पे सूचित कर रहा है, दिखा रहा है। तो यह जो है और भी है। तो यह क्या चीज दिखा रहा है? यह दिखा रहा है कि यह फंक्शन नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं है। तो फिर ये फंक्शन नहीं है तो इसको फंक्शन बनाना है। फंक्शन किस तरह से होगा? तो गणित के जो बड़े बुजुर्ग थे, गणित के जो जानकार थे, ठीक है, विद्वान लोग जो थे गणित के, वे क्या किए कि इसको फंक्शन बनाने के लिए इसके डोमेन को कांस्टेंट कर दिए, मतलब कि उसको एक निश्चित दायरा बना दिए कि हाँ ये जो इन्वर्स फंक्शन है, यानी कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, जितना सारा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साइन के लिए 1/2 का जो मान होता है, 1/2 का जो मान होता है साइन, मतलब थीटा के लिए 1/2 जो मान होता है, बहुत सारा एंगल पे आ सकता है। तो इस चीज़ को कांस्टेंट करने के लिए अब प्रत्येक कोई कहेगा कि मतलब ये तो फंक्शन सबसे पहले होगा नहीं, और साइन थीटा के लिए मतलब 1/2 मान बहुत सारा एंगल पे होता है, बहुत सारा। अब इसके लिए हमको, क्योंकि इसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे एंगल बहुत सारा हो जाएगा, तो यह मेनी वन फंक्शन होगा। और जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल π/6 के लिए, मतलब बहुत सारे एंगल के लिए 1/2 मान आ रहा है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम किसके लिए, मतलब एक निश्चित करना चाहते हैं, जनरलाइज करना चाहते हैं कि आखिरकार साइन इन्वर्स 1/2 के लिए एक निश्चित मान, एंगल का मान क्या हो सकता है, हम जानना चाहते हैं। और इसी दुविधा को दूर करने के लिए जो गणितज्ञ लोग थे वे क्या बनाए, प्रिंसिपल वैल्यू बनाए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाए, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाए। और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो इसी के अंदर में डिफाइन होता है, मतलब तब जा करके वो फंक्शन होता है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी देख करके जो होता होगा कि ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य बस यही था कि यह इसी रेंज में यह डिफाइन हो सके, इसमें डिफाइन होने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाए गए, ठीक। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ITF हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लोग किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ITF की। फंक्शन कौन सा, ITF फंक्शन है, तो ITF। और डोमेन ध्यान देना है, और यह हो गया रेंज, डोमेन रेंज। ये बिल्कुल मतलब मस्ट है कि आप इसको याद कर लें, ठीक है। हम बता दिए हैं कि क्यों जरूरी है। और रुक जाइए, डोमेन का मतलब है इनपुट, यानी वैल्यू ऑफ x, एंड
प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ y, ये आउटपुट हो गया। अब जैसे साइन इनवर्स x है, ठीक है, एक फंक्शन है साइन इनवर्स x। अब इसका जो देखिए जितना सारा भी वैल्यू होता है, ठीक, इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर x है, तो इसके लिए ज़रा ध्यान देना है कि साइन इनवर्स x है बराबर थीटा, ये एंगल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं, यानी कि वैल्यू पुट करने वाले हैं किसका? त्रिकोणमितीय मान जो हम यहाँ पे पुट करेंगे यह एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और यह यानी कि कोई मान को निरूपित करता है, जैसे कि 1/√2 यह सब निरूपित करता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x। अब इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि साइन का जो मान है, जरा समझिएगा, इसको कहते हैं डोमेन। ध्यान देना है, यह त्रिकोणमितीय फलन का यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यह डोमेन है, और यह इसका रेंज है। लेकिन अगर इन्वर्स फंक्शन में मतलब त्रिकोणमितीय मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखा जाए तो साइन इन्वर्स x, ध्यान देना है कि रेंज है = थीटा। दैट मीन्स अगर इसका जो रेंज है, त्रिकोणमितीय फलन का जो रेंज है, वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन बन जाता है। इसका जो रेंज है यह डोमेन बन गया। जो हम पुट करेंगे फलन में, जो हम फलन में पुट करेंगे, इनपुट देंगे, वह डोमेन होता है। और यह तो इसका डोमेन था थीटा, तो इसका रेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन का ये मान था, और यह मान मतलब यह त्रिकोणमितीय फलन का जो रेंज था, अब की बार इन्वर्स ITF का डोमेन बन चुका है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब डोमेन क्या क्या आता है, मतलब अधिकतम, यानी त्रिकोणमितीय फलन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होता है, यही चीज़ हम लोग डालते हैं। तो खूब न्यूनतम होता है तो -1, अधिकतम होता है तो 1। आप जानते हैं, ग्राफ देखे हैं आप लोग त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ। यह 0 हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे π/2 हो गया, यह पाई हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 0 पर इसका वैल्यू 0 होता है, π/2 पर इसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो गया 3π/2, जिस पर -1 होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, और अधिकतम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हम देख रहे हैं इसी के बीच में यह घूमते रहता है, मतलब ये इसीलिए इसको तो सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से इसका न्यूनतम जो वैल्यू, त्रिकोणमितीय फलन का न्यूनतम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू, ठीक, जो कि इसका कहलाएगा डोमेन ITF का। और यहाँ पे बढ़ते हैं, एंगल क्या क्या होता है, मतलब निगेटिव। सबसे न्यूनतम वैल्यू किस पर आता है, देखे थे, यानी कि -π/2 पर आता है, और अधिकतम वैल्यू π/2 पर आता है, ठीक। तो ये हो गया इसका रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू। उसी प्रकार से अगर देखा जाए tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का जो होगा वह होगा रियल वैल्यू देता है हमेशा, ठीक। डोमेन इसमें हम पुट कर सकते हैं रियल, और इसके लिए हम π/2 और -π/2 और π/2 होता है
इसका रेंज। ठीक है, उसी प्रकार से सेक इन्वर्स एक्स जो है यह क्या देता है, तो यह देता है माइनस इन्फिनिटी कॉसेक इन्वर्स एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी टू 1, और हमेशा माइनस इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, और इसको हम लिख सकते हैं -1 और 1 टू इन्फिनिटी। इसी को लिखने का एक दूसरा भी तरीका है कि हम लिखते हैं रियल में से क्या कर दीजिए, रियल में से आउट कर दीजिए -1 और 1 को, मतलब हटा दीजिए। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है हमारा, लेकिन ये ज़्यादा समझने में इजी है। ठीक, ये भी समझने में इजी है। और इसका क्या होता है, इसका होता है -π/2 से π/2 -0। ये वाला वैल्यू इसमें नहीं आता है, ध्यान देना है। 0 पर वैल्यू जो होता है यह डिफाइन नहीं होता है, इसलिए उसमें नहीं आता है। इसी प्रकार से ये सब एक जैसा वैल्यू दे रहा है। इसी प्रकार से अब आते हैं हम लोग, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉस इन्वर्स एक्स का। तो कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1 से 1। ठीक, इसका भी वैसे ही होता है। उसी प्रकार से कॉट इन्वर्स एक्स का होता है रियल वैल्यू होता है इसका डोमेन, और सेक इन्वर्स एक्स का क्या होता है, तो ठीक ऐसे ही होता है। कैसे, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, इसको ऐसे ही लिखने का तरीका है। और चलिए इसका रेंज लिखते हैं। तो इसका रेंज होता है कॉस इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है आप जानते हैं 0 से पाई होता है। ठीक, इसका होता है 0 टू पाई, इसका भी होता है। और देखिए लेकिन इसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं होता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको लिखने का तरीका हम एक और तरीका बता रहे हैं, ये भी लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। चलिए इसको लिखते हैं 0 से पाई है, लेकिन या देखिए यहाँ पे हम 2 टाइप का ब्रैकेट दे रहे हैं, एक बड़ा वाला ब्रैकेट, एक छोटा वाला ब्रैकेट। छोटा वाला ब्रैकेट में जब ये दिया जा रहा है तो बगल वाला जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, बड़ा वाला देते हैं तो इसका मतलब इंक्लूड है। माइनस दिए, ये सेट का मतलब है, सेट के अंदर एलिमेंट है, जो कि माइनस करने का मतलब है शामिल नहीं है। चलिए -π/2 होता है, इसमें से निकाल देते हैं क्योंकि -π/2 पर यह डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका भी है कि हम इसको लिख सकते हैं -π/2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगा π/2। इसको लिखने का तरीका। फिर इसको लिखने का तरीका है कि ये तो इंक्लूड नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका है -π/2 इंक्लूड नहीं है। बराबर जब दिया जाता है तो मतलब इंक्लूड होता है, बराबर नहीं है मतलब बड़ा है, लेस देन π/2। ऐसे ही सबको लिखने का तरीका है। फिर इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ इस तरीके से है जिसको याद रखना पड़ेगा और बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के अंदर में जो कुछ भी है हम लोग कोई भी वैल्यू निकालेंगे, इस सब को ध्यान में रख करके किसी भी यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मान होगा इसी के अंदर में हम लोग निकालेंगे। तो चलिए कुछ उदाहरणों को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। चलिए तो इसको ज़रा बनाना है, और इसमें जो पहला है इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का मतलब वही हो गया जो उसके डोमेन में है, मतलब जो उसके रेंज में है वही हमको निकालना है, इससे बाहर नहीं निकालना है। क्योंकि
बाहर में जो है बहुत सारा वैल्यू देगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हम उसको बोलते हैं जिसको हम माने हैं, मतलब इसको हम क्या किए हैं, जिसको मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर में है वही हम निकालेंगे। मतलब चलिए हम निकालते हैं। पहला जो है लिखेंगे लेट, और बनाने का तरीका भी परीक्षा में बहुत मायने रखता है। लिखेंगे लेट, इसको थीटा मानेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तो क्या हो गया यह, तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, चलिए इंग्लिश में ही लिखते हैं। देन अब जिस तरह से हम लोग देखे हैं उस प्रकार से इसको क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाना चाहिए इसको √3/2। और जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है -π/2 से π/2। ठीक है, तो हम इसी के बीच में इसका वैल्यू निकालेंगे। और यह कैसे निकालेंगे, सबसे पहला जो चीज़ है, अब कौन ऐसा मान है, यानी कि किस एंगल पर साइन का वैल्यू √3/2 आता है, ये सोचना है। तो यह होता है किस एंगल पर होता है, तो √3/2 होगा किस पर होगा, π/3 पर होगा, यानी कि 60 डिग्री पर होता है। ठीक, तो यह जो है देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, साइन, मतलब इसको हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3। ठीक, और यह जो π/3 है यह किस में बिलोंग कर रहा है, π/3 क्या देख रहे हैं कि क्या यह -π/2 से, मतलब ये इसके रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या आ रहा है, 60 डिग्री यानी कि -90 से 90 के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब -90 से 90 का मतलब ये हुआ कि यह हो गया π/2 और यह हो गया -π/2। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर की ओर एंगल लेते हैं तो π/2, इधर की ओर एंगल जाते हैं तो -π/2। ठीक, हाँ, तो एक चीज़ ध्यान देना है, यह हो गया π/2, क्या इसके बीच में है ये एंगल, बिल्कुल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ रहा है, और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ध्यान देना है फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू आना चाहिए। साइन थीटा का जो कहने का मतलब साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वह किस में होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक, और कोई भी वैल्यू है, जैसे कि कॉस का है तो यह होता है 0 to π, 0 to π होता है, तो ये चला गया कुछ ऐसे 0 to π। ठीक, 0 से चला गया, ये हो गया π। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हम कोई भी वैल्यू है तो यह या तो थर्ड में होगा, फर्स्ट में होगा, फोर्थ में होगा। ठीक, और फर्स्ट और सेकंड में होता है कॉस का, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आता है कॉस का, ध्यान देना है, कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है यह आएगा फर्स्ट एंड सेकंड में, और बाकी जो है जैसे कि कॉस हो गया, सेक हो गया, ठीक, मतलब इस सब का जो वैल्यू होता है वह फर्स्ट और सेकंड में जाएगा। ठीक, और साइन का जैसे हो गया वो मतलब जो भी -π/2 से π/2 के बीच में है वह होगा फर्स्ट और फोर्थ में। कहने का मतलब जिसका भी प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है -π/2 से π/2 के बीच में वह किस में जा रहा है, ये सीधे बता रहा है, ये सीधे ही बता रहा है कि यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और 0 से π/2 की ओर जो जा रहा है, अब वो कोई भी 0 से π की ओर जो जा रहा है वह बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखें और ये बहुत अच्छे से याद कर लें, प्रश्न बनाने में बहुत आसानी होगी।
तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, मतलब यह π/3 जो है यह इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, तो यही है, हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसी में प्रिंसिपल वैल्यू होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, साइन इनवर्स √3/2 इज π/3। कुछ इस प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से हम बनाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज़रा आप लोग भी ट्राई करें। यानी कि लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 अगर हम माने तो देन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा। और यह किस तरह से वैल्यू दे रहा है, तो यह कॉस फिर से π/3 पर ही आएगा 1/2, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3 जो कि आ रहा है किसमें, पाई से, मतलब कॉस इन्वर्स का जो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, कॉस इन्वर्स का जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो आना चाहिए 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो है 60 डिग्री क्या 0 से पाई के बीच में है, तो बिल्कुल है। और किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, एग्ज़ाम में बनाना जो है वो कुछ ढंग का होना चाहिए, इसलिए हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2 इज क्या, π/3। चलिए इसी प्रकार से tan इनवर्स √3 1/√3 को बनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ tan इनवर्स लेट tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब इसका मतलब हो गया कि ये tan का वैल्यू किस पर 1/√3 आता है, तो tan का वैल्यू 30 पर यानी कि π/6 पर आता है 1/√3। देयरफॉर तो थीटा क्या होना चाहिए, दैट मीन्स थीटा होना चाहिए π/6, ठीक, जो कि बिलोंग कर रहा है, tan जो है वह किस में आता है, तो यह आता है -π/2 से π/2 के बीच में आता है। और यह ओपन है, कहने का मतलब यह इंक्लूड नहीं है, मतलब -π/2 पर नहीं, -π/2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, π/2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब है कि क्या इसके बीच में है, सिंपल सी बात है, 30 डिग्री क्या इनके बीच में आता है, आता है। tan इनवर्स 1/√3 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इज व्हाट, π/6। इसी प्रकार से अब हम चौथा भी बनाएंगे, बहुत प्रैक्टिस हो गया, चौथा भी बनाएंगे। चौथा नंबर जो है वो कुछ है सेक इनवर्स 2/√3 है, क्या मानते हैं, थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब किस एंगल पर सेक का मान 2/√3 आता है, यानी कि h/b है, यानी कि ये हो जाएगा सेक π/6, सेक π/6, ठीक।
यानी कि 30 पर होता है, सेक 30 पर होता है 2/√3 होता है क्या। थीटा इज इक्वल टू π/6। क्या यह अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है? क्या बिलोंग कर रहा है? क्या बिलोंग कर रहा है क्या? तो सेक थीटा का सेक इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वह क्या होता है? वह होता है 0 to पाई, और इसमें π/2 नहीं रहता है, यानी कि 0 से π/2 का मतलब 90 हो गया। 0 से 90, 0 से पाई के बीच में क्या ये होता है? इस पर ये डिफाइन नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब इसमें है यह, यानी 30 डिग्री इसके बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब है हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। चलिए, तो इस तरह से कुछ उदाहरण थे जो बना चुके हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप का उदाहरण लेते हैं, जैसे कुछ निगेटिव उदाहरण ले लेते हैं जिसमें इसका निकालना है। अगर मान लीजिए cos इनवर्स √3/2 का निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? लेट उसी प्रकार से निकालेंगे। लेट cos इनवर्स √3/2 माइनस √3/2 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ अलग टाइप का देखते हैं, इज इक्वल टू थीटा। देन क्या हो जाएगा? इसको ऊपर से मिटा देते हैं ज़रा। देन cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब यह जो माइनस है वैल्यू, इसको माइनस बाहर कीजिए। ध्यान रखना है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। माइनस जो है cos खा जाता है, कहने का मतलब ये प्लस में हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमको माइनस देना है, माइनस लाना है, ठीक है। तो माइनस हम दे देते हैं पहले से ही। cos अगर यहाँ पे रखेंगे तो अगर एंगल के जगह पर छोड़ देंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस तो छोड़ना ही है, तो cos लिख देते हैं। अब किस पर आएगा √3/2? कौन से एंगल पे आएगा cos का मान √3/2? तो यह होगा π/6 पर। और इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। और निगेटिव कब होगा यह? तो यह होता है निगेटिव, यानी कि ध्यान रखना है cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है पाई से 0 के बीच में है, ठीक है। पाई से 0 के बीच में होता है, ये इसी के बीच में होता है, इसी के बीच में पाई से 0 के बीच में होता है। यहाँ पे π/4 होता है, π/2 होता है, ठीक। तो इसी के बीच में है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू इसी के बीच में है, तो हम इसको इसी के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से। और ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, cos निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, निगेटिव तो है ही, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका है कि पाई माइनस π/6, बिल्कुल आसान तरीके से। ध्यान से कि पाई माइनस π/6, फिर से cos π/6 ही होगा, ठीक। और इस प्रकार से फिर से ज़रा देखिए, इसको ज़रा सॉल्व करिए। cos 5π/6 हो गया, ठीक।
और हम लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। और कुछ इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल चुका है 5π/6, 5π/6। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ व्हाट cos इनवर्स -√3/2 इज 5π/6। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन जो होंगे वो सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।